आइए मैं आपको बताऊं एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 जो शुरू कर रहा हूं, इसका फर्स्ट पार्ट, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर्स है। इस चैप्टर का एक एक पार्ट करके मैं बताना चाहता हूं। इसका हेडिंग अगर आप देख रहे हैं, वंशागतता विविधता के सिद्धांत। तो वंशागति इनहेरिटेंस, यानी सिंपल सा आपके दिमाग में आना चाहिए वंशागति है क्या। इसी को कहीं कहीं लिखा रहता आनुवांशिकता, लेकिन आनुवांशिकता वंशागति किसी भी लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना, अर्थात जनक से संतान में पहुंचना। इसी क्रिया को, इसी प्रक्रिया को, इसी तरह की क्रियाएं को एक नाम दिया गया वंशागति। इसको आप इनहेरिटेंस भी कहते हैं, हेरिडिटी भी कहते हैं। लेकिन अभी एक वर्ड है आनुवांशिकता, तो उससे जुड़ी हुई एक वर्ड मैं बताऊं, जेनेटिक्स, जिसको कहते हैं आनुवांशिक विज्ञान। आनुवांशिक विज्ञान कहिए, जेनेटिक्स कहिए, या आनुवांशिकी कहिए, या इसी को कहीं कहीं किताब में लिखा मिलेगा आनुवांशिकी। जेनेटिक्स क्या है? तो विज्ञान की एक शाखा, आप कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की क्रियाविधि एवं उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। उसी शाखा को एक नाम दिया गया जेनेटिक्स। इसके बारे में सबसे पहले अगर जानकारी दिया था मेंडल साहब ने। कौन दिया था? ग्रेगोर जॉन मेंडल, जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में कुछ बताया, लक्षणों की वंशागति के बारे में। उन्हीं को एक जनक कहा जाता, उन्हीं को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता, आनुवांशिकी का पिता कहा जाता। लेकिन आपसे कोई पूछे जेनेटिक्स शब्द, ये जेनेटिक्स शब्द है, ये शब्द किसने दिया था? एक साहब वैटसन साहब के द्वारा, वैटसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा जेनेटिक्स शब्द 1906 यानी 1906 ईस्वी में दिया गया था। अब आइए मैं कुछ बताऊं। जैसे वंशागति आपने देखा, तो आपसे कोई पूछता तब सिंपल सा कहते लक्षणों का स्थानांतरण, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। लेकिन वेरिएशन, लक्षण का जब आदान प्रदान होगा कुछ वेरिएशन होगा, विभिन्नता है। दो तरह की विभिन्नताएं देखी जाती है, तो ध्यान से देखेंगे कैसा कैसा विभिन्नताएं आप देख सकते हैं। वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो में बांट रहा हूं। एक विभिन्नता कहते हैं दैहिक या कायिक विभिन्नता, जिसको आप सोमैटिक क्रोमोसोमैटिक वेरिएशन भी कहते हैं। इसका एक और नाम है जो कि मैं भी बताता हूं। इसमें क्या होता है? इस प्रकार की जो विभिन्नताएं होती है वातावरण के अलग अलग कारकों के कारण, या रहन सहन, पालन पोषण, शिक्षा या जलवायु परिवर्तन, इन सब के कारण जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उसी को कहा था दैहिक विभिन्नता या कायिक विभिन्नता। लेकिन इस प्रकार की विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होती है, याद रखेंगे। इसका वंशागति संभव ही नहीं है। दूसरा चीज कहा जाता है, इस तरह की जो विभिन्नता है जिस जीवधारी में आता है वो अपने जीवन काल में ही पार्जित करता है, और जीवन काल खत्म होते के साथ साथ उसी के साथ वो लक्षण भी खत्म होता है। ऐसे विभिन्नता को आप कह सकते एक्वायर्ड वेरिएशन, यानी उपार्जित वेरिएशन, इसी को आप नाम दे सकते हैं। यानी मैंने एक बताया, इसमें तीन चीज मैंने बताया, ये कैसे उत्पन्न होता है, इसका वंशागति होता है या नहीं होता है, इसको दूसरा नाम क्या कहा जाता है। इसी तरह से दूसरा एक विभिन्नता की मैं बात करूं, जिसको आप कह सकते हैं आनुवांशिक या जनिक विभिन्नता। आनुवांशिक या जनिक विभिन्नता, इसको आप कह सकते हैं हेरिडिटरी और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। आप कहेंगे ये कैसे उत्पन्न होता है? इसके बारे में आप सिंपल सा ध्यान रखेंगे। ये विभिन्नताएं जीवों की जीनी संरचना में अंतर से उत्पन्न होता है। जेनेटिक स्ट्रक्चर के परिवर्तन, उत्परिवर्तन, ऐसे ऐसे कारणों से उत्पन्न होता है। और जब ये उत्पन्न होता है तो बहुत ही अलग तरह का लक्षण होता है, और इन लक्षणों का जरूरत होता है विकास के लिए। कहा जाता है ये लक्षण, ये विभिन्नता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, यानी इसका वंशागति होता है। आइए मैं इतना सारा चीज बताया, एक और चीज बताऊं मेंडल पर थोड़ा सा। मेंडल के बारे में आप जानते हैं, मेंडल का बैकग्राउंड अगर आप जानते हैं तो उनका जन्म वह थोड़ा सा
वीक फैमिली से बिलोंग करते थे, वो पादरी बने थे, वनस्पति विज्ञान, साइंस, भौतिकी विज्ञान, इन सब का उनको एक प्रोफेसर का जॉब भी मिला था। हंतोगत्वा वह एक पादरी के रूप में जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने अपने गार्डन में, वहाँ पादरी जहाँ पे थे वो वहाँ पर थोड़ा सा जगह था उनका, वहाँ पर पौधे वौधे लगाते थे, उन्हीं में कुछ उन्होंने रिसर्च कर डाला। भले वो आगे चल के रिसर्च उनके जीवन काल में तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन उनके जीवन काल के बाद लगभग 16 साल के बाद जब उनका मृत्यु हुआ 1986 के आसपास, तो उनके 84 में मृत्यु हुई, तो उनके बाद यानी कि 1884 में उनकी मृत्यु हुई और 1900 ईस्वी में अलग अलग साइंटिस्ट आकर के फिर से उन्हीं सब चीज का खोज किया, उस सब के सिद्धांत बताया, तब जाकर मेंडल का नाम आगे बढ़ा। लेकिन चलिए मैं आपको बताऊं मेंडल को सफलता जो मिली उनका क्या कारण है, मेंडल की सफलता का कारण। रीजन ऑफ सक्सेस मेंडल। किस तरह के कारण हैं जो कि सफल बताता है। इसे सिर्फ मेंडल ही नहीं, दुनिया में हर इंसान अगर वैसे काम करे सफल हो सकते हैं। इन्होंने क्या क्या किया सफलता के लिए, क्या क्या कारण थे इनकी सफलता के। सबसे पहला, इन्होंने मेंडल साहब ने एक समय में केवल एक ही प्रयोग क्या करते थे, एक समय में एक प्रयोग। आप भी जानते हो, कहा भी जाता है एक समय में एक ही काम करना चाहिए। दूसरा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रयोग का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन किया, यानी जिसको आप कहते हो रिवीजन, पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन किया। जो ही प्रयोग करते थे वह सिर्फ एक पीढ़ी तक नहीं रहता था, उनका अलग अलग पीढ़ी में रिसर्च करते थे, क्या रिजल्ट आ रहा है। तीसरा, इन्होंने क्या अपनाया, इन्होंने प्रयोग से प्राप्त जो भी आंकड़ा आया उसको एकत्र करके जितने भी आंकड़ा मिलते गए सबको संग्रह किया और सबका एक एक करके विश्लेषण किया, जिससे वो निष्कर्ष पर पहुंच सके। और चौथा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने प्रारंभिक क्रॉस प्रक्रिया अपनाई। क्रॉस, इसको भी अलग चल के मैं इसी चैप्टर में बताऊंगा क्रॉस कैसे होता है। और इस तरीके से इन्होंने हर काम को अच्छे से किया और अंत में जाकर इनको हर तरह की सफलता मिली। आइए इस पर एक और चीज मैं बताऊं, मेंडल साहब ने कौन सा पौधे का चयन किया। तो पौधे में आप भी जानते हो मटर का पौधा, जिसको आप कहते हो गार्डन पी, इसी को बायोलॉजिकल नेम कहते हैं पायसम सैटिवम। जो मटर का पौधा है जिसको आप कहते हो उद्यान मटर। आखिर आपसे क्वेश्चन कोई करता है, इतने सारे पौधे होने के बावजूद मेंडल साहब ने इसी पौधे को उद्यान मटर को ही क्यों चुना, क्यों चयन किया, क्या इसका विशेषता, क्या कारण है। आइए मैं बताऊं किस किस कारणों के कारण, क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या सुविधाएं, क्या फैसिलिटीज थी, या किस तरह से ये प्रयोग के लिए अच्छा साबित हुआ, उस पर मैं बताता हूँ। सबसे पहला चीज ये देखा जाता है, इसका जीवन काल बहुत कम होता है, लगभग 3 से 4 माह में ये परिपूर्ण परिपक्व हो जाता है, जिससे आसानी से इसको उगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है इतना कम समय अवधि होने के कारण इनका कई पीढ़ियों में अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा चीज कहा था, इस पौधे में द्विलिंगी पुष्प, कौन सा पुष्प आते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर आते हैं। चौथा चीज कहा जाता है प्राकृतिक रूप से इसमें स्वपरागन तो होता ही है क्योंकि द्विलिंगी पुष्प है, लेकिन कहा था पर परागन भी इसमें कराया जा सकता है, पर परागन भी कराया जा सकता है। पांचवा चीज आप कह सकते हैं, अध्ययन के लिए मटर के पौधे में अनेक लक्षण, एक से अधिक लक्षण ऊपर, क्योंकि जितना अधिक लक्षण उतना अधिक रिजल्ट आ सकता है क्रॉस कराने पर। और छठा चीज आप कह सकते हैं, इसमें जो पकता है, फली समझते होंगे जिसको पॉड कहता है, जिसमें मटर का दाना रहता है, लंबा लंबा रहता है फली, तो वह फली, और फली में एक से अनेक बीज होते हैं। और सबसे अंत देखा जाए, एक तो बीजों की संख्या भी इसमें अधिक है, फली और बीज कम समय में ही परिपक्व भी होते हैं, जो कि आगे की पीढ़ी के लिए फिर अग्रसर करते हैं। इन सभी कारणों, इतने सारे कारणों के कारण मेंडल साहब को सबसे उपयुक्त अपने प्रयोग के लिए जो पौधा लगा वह लगा उद्यान मटर। इसके आसानी से इन्होंने चयन किया। आइए मैं एक चीज और बताऊं, मेंडल साहब ने जब अपना प्रयोग शुरू किया था तो प्रयोग में सिंबल इस्तेमाल करते थे। सिंबल, कैसा सिंबल, पहले सिंबल क्या करते थे, तो आप जानते हैं इंग्लिश का अल्फाबेट, इंग्लिश का जो अल्फाबेट होता है आप जानते हैं 2 तरह का है, कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। तो जब भी कोई प्रयोग कर रहे थे कोई लक्षण इनको प्रभावी रूप में प्रभाव दिखाता था,
इक्वल अक्षर है साथ में, लेकिन अपना प्रभाव नहीं दिखा जाता था। तो जो प्रभावी कैरेक्टर था, प्रभावी लक्षण, जिसको इंग्लिश में डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, फैक्टर, और जो अप्रभावी था, जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता था, रिसेसिव फैक्टर, तो प्रभावी के लिए उन्होंने कैपिटल लेटर इस्तेमाल किया और अप्रभावी के लिए स्मॉल लेटर इस्तेमाल किया। इस तरह से सिंबल के रूप में अपने प्रयोग में इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मेडल साहब ने कौन कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया अपने प्रयोग